चलो रिवाइज कर ले फटाफट। चैप्टर नंबर 2 क्या था? चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। तो हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि सप्लाई क्यों पढ़ना ज़रूरी है। सप्लाई क्या था? सप्लाई वॉज एन टैक्सेबल इवेंट, मतलब अगर सप्लाई है तो ही जीएसटी आएगा, वरना जीएसटी आएगा नहीं। तो इसके लिए ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि वो सप्लाई है या फिर नहीं है। क्लियर? फिर हम आए थे डेफिनेशंस में। सबसे पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन गुड्स का। उसमें हमने पढ़ा था कि गुड्स में क्या आता है, सब मूवेबल प्रॉपर्टीज़ आता है गुड्स में, सब मूवेबल प्रॉपर्टीज़ आता है। फिर एक्शनेबल क्लेम्स आता है, ये ग्रोइंग क्रॉप्स आता है, ग्रास आता है विच इज़ अटैच टू लैंड, ये सब कुछ आता है। फिर इसमें हमने दो एक्सक्लूजन्स पढ़े थे कि गुड्स के डेफिनेशन में क्या नहीं आता। वो क्या था? एक तो मनी था और एक सिक्योरिटी था। करेक्ट? फिर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल का मतलब, प्रिंसिपल मतलब मेन पर्सन। सपोज अभी मैं एक मेन पर्सन हूँ, मेरे साथ में कोई एक एजेंट है, तो वो मैं उसको डायरेक्ट कर रही हूँ तो मैं प्रिंसिपल हो जाऊंगी एंड ही विल बी माई एजेंट, एंड वो क्या करेगा, वो मेरे बिहाफ पे काम करेगा। क्लियर? फिर हमने मेन पढ़ा था नेक्स्ट फैमिली का डेफिनेशन। फैमिली में क्या था? सबसे पहला था कि आप खुद, आपका स्पाउस और आपके बच्चे, ये तो आपका फैमिली हो गए। फिर नेक्स्ट इसमें क्या आया था कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स, ये चार लोग तभी आपके फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो ही। इफ़ योर ब्रदर इज़ इंडिपेंडेंट, इफ़ योर सिस्टर इज़ इंडिपेंडेंट, तो वो आपके फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। क्लियर? फिर हमने एक बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ा था, उसमें बहुत कुछ आया था, वो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, ट्रेड। फिर अगर उससे इंसिडेंटल कोई एंसिलरी कोई सर्विसेज है वो भी आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एज अ प्रोफेशन मैं टीचिंग सर्विस दे रही हूँ, तो टीचिंग के साथ में अगर मैं ऑनलाइन टेस्ट सर्विस भी दे रही हूँ, मैं ऑनलाइन लेक्चर्स भी सेल कर रही हूँ, तो वो सब कुछ भी बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर थर्ड में उसने ऐसा बोला था कि आप ये मत चेक करो, आप उसका फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम वगैरह मत चेक करो। अगर आपने उसको एक हफ्ते के लिए भी किया तो भी वो आपका बिजनेस बन जाएगा। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। अगर आप कोई सीजनल बिजनेस वगैरह में हो, फॉर एग्जांपल मैंगोज़ वगैरह, तो वो सब कुछ भी बिजनेस के डेफिनेशन में आएगा। फिर उसने बोला था कि अगर आप बिजनेस चालू करते टाइम या बंद करते टाइम अगर आप कुछ भी आपका एसेट वगैरह बेचते हो, खरीदते हो, तो वो सब कुछ भी बिजनेस में कवर होगा। नेक्स्ट हमने ऐसा पढ़ा था कि ये कोई भी क्लब्स है, एसोसिएशन है, अगर ये लोग अपने मेंबर्स को सर्विस देते हैं, फॉर एग्जांपल दिया था क्लब महिंद्रा वगैरह, तो वो सब कुछ भी बिजनेस के डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एंट्री, एडमिशन फॉर एनी कंसिडरेशन टू एनी प्रेमाइसेस। वो हमने पढ़ा था कि अगर हम म्यूजियम में जा रहे हैं, देखो मैं म्यूजियम के बाहर बैठी थी, मैं आपसे फीस कलेक्ट कर रही थी, एंट्री फीस, तो वो भी आएगा आपके बिजनेस के डेफिनेशन। करेक्ट? फिर नेक्स्ट ऐसा मैंने आपको बोला था कि मैं ऑलरेडी किसी एक कंपनी में काम कर रही हूँ, वहाँ की कंपनी वालों को मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरे को क्या किया ना, एक दूसरे एसोसिएशन का भी हेड बना दिया। तो वहाँ पे जो मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगी वो भी बिजनेस के डेफिनेशन में आएगा। करेक्ट? फिर नेक्स्ट हमने देखा था रेस क्लब वगैरह जो सर्विस प्रोवाइड करता है ये टोटलाइजेटर के थ्रू, मतलब ये वेजर, बेटर, गैम्बलर वगैरह के थ्रू, तो वो सब कुछ भी बिजनेस के डेफिनेशन में आएगा। या फिर अगर कोई आपको कोई आपको लाइसेंस ला के दे रहा है कि ले भाई अभी तू मेरे लाइसेंस पे ऑपरेट कर, तो वो भी बिजनेस के डेफिनेशन में आएगा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ है, अगर ये लोग कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज पब्लिक अथॉरिटी, तो वो भी बिजनेस के डेफिनेशन में कवर होगा। मतलब क्या एग्जांपल दिया था मैंने आपको, स्ट्रीट लाइट का दिया था, गार्बेज कलेक्शन हो गया, वाटर सप्लाई वगैरह हो गया, तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। करेक्ट? फिर नेक्स्ट हमने गवर्नमेंट पढ़ा था, जिसका मतलब था इट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मेन गवर्नमेंट। फिर लोकल अथॉरिटी में हमने पढ़ा था कि उसमें पंचायत आता है, आपका म्यूनसिपैलिटी आता है, जिला परिषद आता है, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह सब कुछ आता है। इसका मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया था, ये अपना टीएमसी, बीएमसी वगैरह सब कुछ। करेक्ट? फिर नेक्स्ट हमने कंसिडरेशन पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहला कंसिडरेशन मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। सेकेंड हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है जिसको सर्विस मिल रहा है वही दे।
कंसिडरेशन रिसिपिएंट को छोड़ के भी कोई और दे सकता है। हमने एग्जांपल लिया था अभी, आपके पेरेंट्स फी पे कर रहे हैं मेरे को, तो इवन दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कंसिडरेशन ओनली, करेक्ट। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन में दो चीज़ें नहीं आती। सबसे पहला था कि सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, याद है वो मैं सिखा रही थी, इसके लिए उसने मेरे को क्या किया था, उसने मेरे को 40,000 का सब्सिडी दिया था। तो उसने मेरे को क्या बोला था कि अभी आप स्टूडेंट से कितना फ़ीस चार्ज करोगे, अभी आप स्टूडेंट से फ़ीस करोगे 60,000 का, करेक्ट। ये देखो हमने यहाँ पे लिख के किया था, सब्सिडी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। मेरा CA फाइनल का फीस था 1,00,000 रुपये का, उसमें से मेरे को 40,000 सब्सिडी मिला। तो फाइनली मेरे को आपसे कितना लेना है, मेरे को आपसे लेना है 60,000 ओनली, करेक्ट। तो वो क्या बोलता है, लेकिन कंसिडरेशन के डेफिनेशन में ना ये 40,000 नहीं आएगा, ये कंसिडरेशन के डेफिनेशन में ये 40,000 नहीं आएगा। तो मेरा कंसिडरेशन कितना हुआ, ओनली ऑफ 60,000। फिर यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बोला था कि एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होने का, अगर NGOs वगैरह दिया तो अगर NGOs वगैरह ने कोई भी सब्सिडी दिया तो वो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में आएगा। क्या कंसिडरेशन के डेफिनेशन में नहीं आएगा, सिर्फ सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है वो नहीं आएगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट हमने एक और एक्सक्लूजन पढ़ा था डिपॉजिट्स का, कि अगर सपोज मैंने किसी को डिपॉजिट दे के रखा है तो वो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन सपोज अगर मैं आगे जाके बोलती हूँ कि आप एक काम करो ना, मेरे को आपको पैसे तो देने ही थे ना, तो मैंने जो आपको डिपॉजिट दे के रखा है ना आप उसमें से एडजस्ट कर लो। तो अगर सपोज मैं बोलती हूँ कि आप मेरे डिपॉजिट में से पैसे यूज़ कर लो, तो वो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में आएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब क्या होता है, क्लेम मतलब क्या, मुझे किसी से तो पैसा लेना बाकी है और अगर वो इंसान मेरे को पैसा नहीं दे रहा तो मैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ, क्लियर। एंड इसमें मैंने एक चीज़ बोला था कि एक्शनेबल क्लेम से मेरे जो सिक्योर्ड लोन्स वगैरह होता है वो सब कुछ नहीं आता। मतलब कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया है एंड सामने मैंने उसको एज सिक्योरिटी मेरी गाड़ी दे दी, मेरा घर दे दिया, तो वो सब कुछ एक्शनेबल क्लेम्स के डेफिनेशन में नहीं आता, क्लियर। चलो नेक्स्ट, उसके बाद में हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चर में मैंने आपको बोला था कि उसमें अगर हम रॉ मटेरियल डालेंगे ना तो हमारे पास कोई एक नई चीज़ बाहर आनी चाहिए विथ न्यू कैरेक्टर, न्यू नेम और यूज। तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था टोमेटो का। टोमेटो को अगर टोमेटो आपका रॉ मटेरियल हो गया, उससे आप क्या बना रहे हो, उससे आप बना रहे हो टोमेटो सॉस, तो वो क्या होगा, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्योंकि टोमेटो सॉस इज एन ऑल टुगेदर ए न्यू प्रोडक्ट, करेक्ट। तो वो कवर हो गया आपके मैन्युफैक्चर में। फिर मनी में मैंने आपको बोला था मनी में सब कुछ आता है, आपका लीगल टेंडर हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ड्राफ्ट्स वगैरह हो गया, या आपका डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वगैरह हो गया, RTGS हो गया, NEFT हो गया, सब कुछ आता है इन द डेफिनेशन ऑफ मनी। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने बोला था जो कि नहीं आता, वो था करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमेस्टिक वैल्यू। ये मैंने क्या बोला था, इसका एग्जाम्पल दिया था कि आपके कोई वो परदादा वगैरह थे, वो एक आना छोड़ के गए थे तब के ज़माने का, तो वह आज के दिन पे तो वह एंटीक बन गया है। अगर वह एंटीक बन गया तो आप उसको बेच के कमा सकते हो पैसा। मतलब क्या हुआ, वो एंटीक एक गुड्स हो गया ना, आप वो गुड्स को बेच के आप कमा रहे हो, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मनी, करेक्ट। टैक्सेबल सप्लाई मतलब कोई गुड्स या सर्विसेज जिस पे टैक्स लगता है, करेक्ट। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब वो एरिया जहाँ पे वो एक्ट के प्रोविज़न अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि महाराष्ट्र का GST है, तो महाराष्ट्र का GST लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ओनली इन महाराष्ट्र, करेक्ट। सर्विस में मैंने आपको बोला था इट इज़ अदर देन गुड्स, बराबर, इट डज नॉट इंक्लूड गुड, मनी एंड सिक्योरिटी। तो इससे हमें कंफ्यूजन मिला था कि मनी एंड सिक्योरिटी नाइदर गुड्स है नॉर सर्विसेज है, करेक्ट। फिर इसमें एक और एक्सप्लेनेशन था, वो क्या था कि सपोज़ आप बैंक लोन लेते हो, तो बैंक अगर आपने बैंक से लोन लिया था उसका आपको सामने इंटरेस्ट दोगे आप, तो वो इंटरेस्ट पे GST नहीं लगेगा। लेकिन सपोज़ मानो कि आपको ना बैंक लोन लेने में डिफ़िकल्टी हो रहा था और आप मेरे पास आए और आपने मेरे को बोला अरे यार मेरे को बैंक लोन दिलवा के देना, तो मैं बैंक के पास में गई और मैंने बोला कि इस बंदे को आप बैंक लोन दे दो और मेरे वजह से आपको बैंक लोन मिल गया, तो अभी मैं आपको क्या बोलूँगी, देख भाई मैंने तेरा काम करवा के दिया, अब तू मेरे को कुछ तो दे बीच का चार्जेस वगैरह।
तो वो कुछ भी रहेगा, अगर फीस रहेगा, ब्रोकरेज रहेगा, कमीशन रहेगा, चार्जेस कुछ रहेगा, तो उन सब पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सारे चार्जेस मैं एज एन एजेंट ले रही हूँ ना, मैं बीच की इंटरमीडियरी पर्सन हो गई। करेक्ट? तो वो सब कुछ सर्विसेज के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है। फिर सप्लायर तो हमने पढ़ा था, जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, ही इज नोन एज सप्लायर। फिर रेसिपिएंट, रेसिपिएंट हमने पढ़ा था द पर्सन हु इज़ लायबल टू पे कंसिडरेशन। लेकिन अभी इसमें ऐसा कोई केस हो सकता है जहाँ पे कोई कंसिडरेशन हो ही ना, तो वो केस में रेसिपिएंट कौन होगा? जिसको वो गुड्स मिल रहा है या जिसको वो सर्विसेज मिल रही है। करेक्ट? एंड हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि सप्लायर और रेसिपिएंट के डेफिनेशन में उनके एजेंट भी कवर हो जाएंगे। करेक्ट? फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था पर्सन का डेफिनेशन, उसमें कौन कौन था आपका? इंडिविजुअल था, एचयूएफ था, कंपनी था, एलएलपी था, फर्म था। फिर आपका ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब कौन, वो आपका एओपीज था। करेक्ट? फिर आपका कोई भी कॉरपोरेशन है तो सीजी एसजी के अंडर सेटअप किया गया है, या फिर कोई आपका बॉडी कॉरपोरेट है जो कि सेटअप है एज पर द लॉज ऑफ आउटसाइड इंडिया। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, रेगुलर सोसाइटीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी मतलब अपना टीएमसी बीएमसी है, कोई ट्रस्ट है, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एग्जाम्पल आपका जॉइंट वेंचर वाला। तो वो सब लोग कौन हो जाएंगे? वो सब लोग पर्सन के डेफिनेशन में आ जाएंगे। करेक्ट? फिर हमने स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 7, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। करेक्ट? चलो आ जाओ इधर। इसमें मैंने आपको बोला था कि आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना है, सेक्शन नंबर 7। इसमें हमने सबसे पहले सेक्शन 7(1)(a) पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले एक एक्टिविटी होना चाहिए, प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए, प्लस वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। अभी एक्टिविटी मतलब क्या था? मैन्युफैक्चरिंग था, सेल था, ट्रांसफ़र था, बार्टर था, एक्सचेंज था, लीज था, रेंटल था, सब कुछ एक्टिविटी में कंसिडर हो जाता है। तो एक्टिविटी होना चाहिए, प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए, प्लस इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और ये सब कुछ कौन करना चाहिए? ये सब कुछ होना चाहिए बाय अ टैक्सेबल पर्सन। करेक्ट? और टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? या तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो, या फिर जो लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब जिनको रजिस्ट्रेशन लिया था लेकिन उन्होंने लेना था लेकिन उन्होंने लिया नहीं। और इसके लिए फिर हमने 2 सेक्शन पढ़ा था, एक था सेक्शन 22 था और एक सेक्शन 24 था। 22 क्या बोलता है कि अगर आपका लिमिट क्रॉस हो गया इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और 24 आपको बोलता है कि अगर आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले लोगों के लिस्ट में नाम है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था 7(1)(b। उसमें क्या था? सबसे पहले आप कुछ सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, प्लस उसके लिए आपको कंसिडरेशन भी आप पे कर रहे हो, प्लस वो बिजनेस पर्पज़ के लिए भी हो सकता है, प्लस नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए भी हो सकता है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो कॉलेज प्रोजेक्ट वाला, कि मानो आपको कोई कॉलेज प्रोजेक्ट करना था और आपको ऑनलाइन सबमिट करना था, तो उसके लिए आपने कुछ गूगल का स्पेस वगैरह परचेज़ किया। तो गूगल का स्पेस परचेज़ किया, तो अभी ये मानो कि गूगल है ना आउटसाइड इंडिया ही है, सिर्फ इंडिया में उसका ऑफिस नहीं है, एक बार के लिए सिर्फ उतना अज्यूम कर। तो क्या हो रहा है? अभी आपने गूगल से सर्विसेज लिया तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हुआ, प्लस सर्विसेज के लिए उसको कंसिडरेशन मिला, और ये कॉलेज प्रोजेक्ट है तो ये क्या आपके बिजनेस पर्पज़ के लिए है? नहीं। तो भी वो बोल रहा है तो भी ये सप्लाई काउंट होएगा। ठीक है? ये वाला जो कंसेप्ट है ना, इसको OIDAR बोलते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे CA फाइनल में। क्लियर? ये कॉलेज प्रोजेक्ट वाला आपका एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट आता है 7(1)(c। इसमें मैंने बोला था कि अगर कोई शेड्यूल 1 वाला एक्टिविटीज़ है और उसमें कंसिडरेशन हो या ना हो तो भी वो आपका सप्लाई ट्रीट होगा। करेक्ट? फिर हमने एक नया पढ़ा था 7(1)(a। उसने क्या बोला था कि अगर कुछ भी सप्लाई है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो कौन बताएगा? वो आपको बताएगा आपका शेड्यूल 2। करेक्ट? फिर 7(2) हमने पढ़ा था, जो क्या बोलता है कि एक्टिविटी विच इज़ देयर इन शेड्यूल 3, प्लस अगर कोई ये गवर्नमेंट वाले बंदे अथॉरिटीज़ हैं, अगर इन्होंने कुछ भी काम किया होगा एज पब्लिक अथॉरिटी एंड प्लस ये नोटिफाइड है, तो ये लोग नेगेटिव लिस्ट में आ जाएंगे। मतलब इट विल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। करेक्ट? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि शेड्यूल 3 का नेगेटिव लिस्ट होता है,
तो फिर हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि शेड्यूल 1 मतलब कंसिडरेशन हो या ना हो तो भी सप्लाई है। शेड्यूल 2 सिर्फ इतना बताएगा कि वो गुड्स है कि सर्विसेज है, एंड शेड्यूल 3 मतलब नेगेटिव लिस्ट। एंड बीच में हमने 7.3 इसके लिए छोड़ दिया था क्योंकि उस पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। क्लियर। फिर हमने शेड्यूल 1 स्टार्ट किया था। शेड्यूल 1 में 4 पॉइंट था। सबसे पहला था कि अगर मैंने बिजनेस एसेट परमानेंटली डिस्पोज कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया तो भी वो सप्लाई ट्रीट होगा, प्रोवाइडेड मैंने उस पर पहले आईटीसी लिया था। करेक्ट। तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, वो मेरा रेडीमेड गारमेंट का शॉप है, रिलेटिव्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को 4 शर्ट पसंद है, तो वो लोग लेके गए। अभी रिलेटिव लेके गया तो उसने तो मेरे को पैसे भी नहीं दिए। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो शर्ट्स मैंने मेरे रिलेटिव्स को दिए वो भी सप्लाई काउंट होएगा, लेकिन प्रोवाइडेड आईटीसी वॉज क्लेम्ड अर्लियर। मतलब जब मैंने ओरिजिनली जब शर्ट्स परचेज किया था, अगर मैंने तब उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा तो ही ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ट्रीट होगा। करेक्ट। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कुछ भी सप्लाई हो रहा है, गुड्स का हो रहा हो या फिर सर्विसेज का हो रहा हो, बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब पर्सन एक, रजिस्ट्रेशन अनेक, और अगर वो बिजनेस के लिए हो रहा है तो भी वो क्या काउंट होएगा, वो सप्लाई काउंट होएगा। फिर डिस्टिंक्ट पर्सन का मीनिंग तो आपको पता है, पर्सन एक, रजिस्ट्रेशन अनेक। फिर उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि सपोज महाराष्ट्र में मेरा एक ऑफिस है और एक ऑफिस मेरा उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में मैं ऐसे गुड्स बेच रही हूँ जिसपे जीएसटी लगता है, और यूपी से मैं वो बेच रही हूँ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वो तो नॉन टैक्सेबल है। तो भले ही एक ब्रांच में मेरा टैक्सेबल सप्लाई है एंड दूसरे ब्रांच में मेरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई, फिर भी दोनों यूनिट मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन काउंट होएंगे। करेक्ट। फिर रिलेटेड पर्सन में हमने एम्प्लॉय के बारे में पढ़ा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन, एंड अगर उन लोग कुछ भी करें इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, मतलब इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज द सप्लाई। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट दिया एंड अगर वो गिफ्ट का वैल्यू एक्सीड होता है बाई ₹50,000 तो फिर उस पर जीएसटी आएगा। करेक्ट। फिर थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एजेंट का, कि अगर एजेंट के पास में पावर टू ट्रांसफ़र टाइटल है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, मतलब वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो सेल सप्लाई कर सकता है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे इनवॉइस वगैरह इशू कर सकता है। फिर अगर उसको डबल बिलिंग करना है, मतलब कैसा, अगर सपोज प्रिंसिपल ने गुड्स दिया एजेंट को एंड एजेंट ने दिया थर्ड पार्टी को, तो इस केस में डबल बिलिंग होगा। कैसे, सबसे पहला इनवॉइस प्रिंसिपल देगा एजेंट को, फिर एजेंट देगा थर्ड पार्टी को। तो वो लोग क्या बोलते हैं ना कि डबल बिलिंग अलाउड है, लेकिन तभी अलाउड है अगर एजेंट के पास में पावर टू ट्रांसफ़र टाइटल होगा तो ही। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वाला। करेक्ट। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में क्या था कि सबसे पहला इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, फिर प्लस वो किससे भी हो सकता है, या तो रिलेटेड पर्सन खुद से भी हो सकता है या फिर उसका कोई इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया होगा तो भी चलेगा, प्लस उसमें कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। करेक्ट। नेक्स्ट ये तो उसका पूरा समरी था कि हमने ऊपर अभी तक जो भी पढ़ा वो। फिर हमने ये वाला पार्ट ऑलरेडी देख लिया है कि सप्लाई में क्या क्या आता है। आपका सेल आता है, ट्रांसफ़र आता है, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, सब कुछ आता है। करेक्ट। फिर फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था कि सेल मतलब क्या होता है कि मैं मेरा ओनरशिप दे रही हूँ एंड सामने मैं ओनरशिप क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को उस चीज़ के लिए प्राइस मिलता है। करेक्ट। एंड उसका मीनिंग एक्चुअल में कहाँ पे डिफाइंड है, आपका सेल ऑफ गुड्स एट 1930, जो आपने सीपीटी में पढ़ा होगा। क्लियर। ट्रांसफ़र मतलब क्या था कि हम एक किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को एक प्लेस से निकाल के दूसरे प्लेस पे डाल रहे हैं, या फिर एक पर्सन से उसको दे रहे हैं दूसरे पर्सन को। करेक्ट। फिर बार्टर एंड एक्सचेंज में हमने पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम में है ना, कहीं पे भी मॉनिटरी फैक्टर आता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको टीचिंग सर्विस दे रही हूँ, इन रिटर्न आप मेरे को कुछ तो लॉयर का सर्विस दोगे। करेक्ट। तो इसमें कहीं पे भी मॉनिटरी आइटम इन्वॉल्व ही नहीं था। एंड एक्सचेंज में कैसा होता है कि मैं आपको टीचिंग सर्विस दे रही हूँ एंड इन रिटर्न मैं आपको बोलूँगी कि भाई मेरे को थोड़ा तो सपोज मैं आपको टीचिंग सर्विस दे रही हूँ 10,000 रुपीज़ का,
तो मैं आपको क्या बोलूँ कि तू मेरे को 6,000 रुपीज़ तक का लॉयर का सर्विस दे एंड बाकी 4,000 रुपीज़ तू मेरे को कैश में दे, तो हम उसको बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज में दोनों पार्ट आता है, थोड़ा पार्ट मॉनिटरी होता है, थोड़ा पार्ट नॉन मॉनिटरी भी होता है। क्लियर। फिर लाइसेंस, लीज, रेंटल हमने पढ़ लिया था कि अगर हम किसी चीज़ का लाइसेंस किसी और को दे रहे हैं, मतलब हम किसी चीज़ का परमिशन दे रहे हैं कि तो भाई तुम अभी यूज़ कर सकते हो, या हम किसी चीज़ को रेंटल वगैरह पे दे रहे हैं, तो ये सब कुछ किस में कवर होगा, ये सब कुछ कवर होगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। करेक्ट। फिर कंसिडरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, और फिर उसके बाद हमने एक सर्कुलर पढ़ा था आर्ट गैलरी वाले पे। तो उसमें क्या था कि मैं मुंबई में हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं दिल्ली में एक गैलरी में मेरा पेंटिंग भेज रही हूँ। तो क्या हो रहा है ना, जब मैं मेरा पेंटिंग सप्लाई कर रही हूँ तो सामने जो दिल्ली में जो गैलरी वाला है ना, वो मेरा पेंटिंग खरीद नहीं रहा है, वो है ना सिर्फ उसके एग्जीबिशन में डिस्प्ले में रख रहा है। ठीक है। फिर थोड़े दिनों में ना वो एग्जीबिशन में 2-3 लोग आते हैं, उनमें से ना एक को मेरा पेंटिंग पसंद आ जाता है, तो वो एग्जीबिशन, जो दिल्ली का जो एग्जीबिशन गैलरी है ना, वो पेंटिंग वो इंसान को बेच देता है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें सप्लाई कब होएगा, जब मैंने मेरा पेंटिंग गैलरी में बेचा तब, कि जब गैलरी ने आगे कस्टमर को बेचा तब। तब हमने ये डिसाइड किया था कि सप्लाई कब होएगा, जब वो गैलरी वाला आगे कस्टमर को सप्लाई करेगा। तो क्लियर। फिर ये वापस कंसिडरेशन आता है। फिर हमने पढ़ा था इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब क्या होता है कि जीएसटी किस पे आएगा, वही चीज़ों पे आएगा, कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे आएगा, मतलब कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन पे नहीं आएगा। करेक्ट। फिर बाद में हमने पूरा बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ लिया था कि बिजनेस में क्या क्या आता है। ठीक है। फिर हमने इधर एग्जाम्पल्स वगैरह देखे थे वो बिजनेस के ऊपर ही। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें प्राइमरी 2 कंडीशन है कि सप्लाई मस्ट बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब जो इंसान सप्लाई कर रहा है ना वो टैक्सेबल होना चाहिए, एंड सेकेंडली सप्लाई मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई। और इसमें एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि सप्लाई, जो इंसान सप्लाई कर रहा है ना वो टैक्सेबल होना चाहिए। अगर रिसिपिएंट टैक्सेबल नहीं भी होगा या रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं भी होगा तो भी चलेगा। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अभी मैं आपको टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं टैक्सेबल हूँ, मतलब मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी में, और मैं आप रजिस्टर्ड नहीं हो अभी जीएसटी में, तो भी चलेगा। तो भी जब मैं आपको मेरा इन्वॉइस दूंगी तब मैं आपको जीएसटी लगा के दूंगी। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया था कि सप्लाई अट्रैक्टिंग जीएसटी कैन बी मेड टू अ नॉन टैक्सेबल पर्सन ऑल्सो। अभी जैसे आप नॉन टैक्सेबल पर्सन हो तो भी मैं आपको सप्लाई कर सकती हूँ। करेक्ट। फिर टैक्सेबल पर्सन ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, मतलब क्या, वो 22 और 24 वाला रजिस्ट्रेशन। करेक्ट। नेक्स्ट ये आपका वो .4 इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, वो जो हमने डिस्कस किया था कि इंपोर्ट होना चाहिए प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए, प्लस वो बिजनेस के लिए हो या ना हो तो भी चलेगा। करेक्ट। फिर नेक्स्ट ये शेड्यूल 1 के 4 पॉइंट, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहला परमानेंट ट्रांसफ़र था, सेकेंड वो था रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट था वो आपका प्रिंसिपल एजेंट वाला, एंड फोर्थ पॉइंट था वो इम्पोर्ट वाला जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। करेक्ट। फिर नेक्स्ट जब हमने डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ हमने पढ़ा था कि अगर स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो भी जीएसटी के परव्यू में आ जाएगा। करेक्ट। और उसमें भी हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि वो कब आएगा, अगर सपोज़ मेरा फैक्ट्री, एक फैक्ट्री महाराष्ट्र में, एक फैक्ट्री गुजरात में, तो ही वो आएगा। अगर सपोज़ मेरा दोनों फैक्ट्री महाराष्ट्र में ही है एंड अगर तब मैं ब्रांच ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो नहीं आएगा। इसमें मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था, वो अंधेरी ऑफिस और सीएसटी ऑफिस वाला, बराबर। लेकिन अगर सपोज़ मेरा अंधेरी ऑफिस का अलग से रजिस्ट्रेशन है और अगर मेरा सीएसटी ऑफिस का अलग से रजिस्ट्रेशन है तो वो ब्रांच ट्रांसफ़र सप्लाई काउंट होएगा। अगर दोनों एक ही स्टेट में है और दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन है तो वो सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा। करेक्ट। फिर हमने एम्प्लॉय तो ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। ये थर्ड पॉइंट आपका प्रिंसिपल एजेंट वाला था।
इसमें वो इम्पोर्टेंट था, पावर टू ट्रांसफ़र टाइटल होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ये 2 सर्कुलर छोड़ के रखे, ये डेल क्रेडर एजेंट वाला और एक वो सेल्स प्रमोशन स्कीम वाला, वो हम बाद में कवर कर लेंगे, वहाँ पे आप पेंडिंग लिख के रख लो। क्लियर। फिर ये इम्पोर्ट वाला वही है कि इम्पोर्ट होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन से भी हो सकता है, प्लस कंसिड्रेशन नहीं होना चाहिए। कंसिड्रेशन नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब कंसिड्रेशन हो या फिर ना हो, प्लस वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पे आपका क्या ख़त्म हुआ था, यहाँ पे आपका शेड्यूल 1 ख़त्म हुआ था। करेक्ट। फिर नेक्स्ट हम गए थे शेड्यूल 2 में, जहाँ पे उसने बोला था कि वो सप्लाई है कि नहीं है। तो इसका सिर्फ कंक्लूजन सुनते जाओ। इसमें मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि अगर राइट टू टाइटल है, अगर आप ट्रांसफ़र टाइटल कर रहे हो तो वो क्या कंसिडर होगा, तो वो गुड्स कंसिडर होगा। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल रहा तो गुड्स होगा, एंड अगर आप राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो या तो लाइसेंस ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो क्या होगा, वो सर्विसेज होगा। एंड इसमें मैंने आपको एक और चीज़ बताई था कि अगर आप ट्रांसफ़र टाइटल कर रहे हो एट कोई फ्यूचर डेट, फॉर एग्जांपल आपका हायर परचेज, तो भी वो गुड्स ही काउंट होएगा। फिर ये जो आपका रेंटिंग हो गया, लीज हो गया, लाइसेंस हो गया, जॉब वर्क हो गया, ये सब क्या होगा, ये सब कुछ सर्विसेज में जाएगा। फिर ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एक्सेस में 2 पढ़ा था कि अगर वो परमानेंट डिस्पोजल है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, एंड अगर वो टेम्प्ररी है तो वो क्या है, वो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन ये पॉइंट में भी हमने 2 एक्सेप्शन पढ़ा था। पहला था कि अगर मैंने ट्रांसफ़र किया है गोइंग कंसर्न तो वो सप्लाई काउंट नहीं होएगा, एंड अगर मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है तो भी वो ट्रांसफ़र काउंट नहीं होगा। करेक्ट। फिर रेंटिंग तो वापस हमारा डिस्कस करके हो चुका है कि वो सर्विस है। फिर नेक्स्ट आया था पैरा 5B, ये मैंने आपको पैरा नंबर के साथ में याद रखने बोला है। ठीक है। तो उसमें क्या था कि कंस्ट्रक्शन नॉर्मली तो आपका सर्विसेज में काउंट होता है, लेकिन अगर कंसिड्रेशन मिलता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद में, तो वो केस में वो सर्विसेज में भी नहीं आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम गए थे पैरा 6 में, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि आपको नंबर के साथ में याद रखना है। तो उसमें सबसे पहला था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या था कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फॉर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो इम्पोर्टेंट था। एंड देन एक और चीज़ बोला था कि साथ में ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स भी होना चाहिए। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सीमेंट वगैरह, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एंड पैरा 6B क्या बोलता है कि ये रेस्टोरेंट्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, ये केटरर्स वगैरह हो गए, ये जो कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एज सर्विसेज बोल के प्रोवाइड कर रहे हैं एंड नॉट एज गुड्स। करेक्ट। फिर नेक्स्ट था ये कोई एसोसिएशन वगैरह अपने मेंबर्स को कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर हमने पढ़ा था टेनेंसी राइट, दैट इज़ अपना पगड़ी सिस्टम। तो उसमें क्या बोला था कि आपका कोई एक घर है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने आपको क्या बोला कि ये घर आप मेरे को दे दो 50-60 ईयर्स के लिए। करेक्ट। तो सपोज़ मानो कि मैंने आपका घर ले लिया 50 साल के लिए, तो 50 साल के लिए वो घर हो गया मेरा। अभी आपने मेरे को घर दिया तो आप मेरे से सामने कुछ तो लोगे, तो मैं आपको पे करूँगी टेनेंसी प्रीमियम। टेनेंसी प्रीमियम मैं ना पे कर दूँगी पूरा का पूरा आपको 0 ईयर में ही। फिर क्या होगा, ये तो टेनेंसी प्रीमियम तो पूरा 0 ईयर में पे कर दिया, फिर हर मंथ है ना मैं आपको रेंट पे करूँगी, एंड रेंट है ना बहुत नॉमिनल अमाउंट होगा, मे बी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, ऐसा मैं अमाउंट आपको हर मंथ पे करते जाऊँगी। फिर अगर मानो कि मैंने आपसे घर लिया था 50 साल के लिए, अब 40 साल के बाद मैं उठ के आके बोलती हूँ कि मेरे को तो ये घर अभी मेरा वापस चाहिए, तो मैं आपको क्या बोलूँगी, हाँ ठीक है आप आपका घर ले लो, लेकिन मैंने जो आपको टेनेंसी प्रीमियम पे किया था वो मैंने आपको कितने साल के लिए पे किया था, 50 साल के लिए, लेकिन आप तो मेरे पास 40 साल में ही वापस आ गए, तो वो 10 साल का प्रीमियम आप मुझे वापस दे दो। फिर नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि सपोज़ मैंने 50 साल के लिए घर लिया, 40 साल के बाद में मेरे को कहीं और जाके रहना है, तो मैं मेरे एक फ्रेंड को बोलती हूँ अब तू मेरे जगह पे इस घर में रह ले। ठीक है। तो अभी वो इस घर में रहने के लिए आ रहा है तो मैं उससे भी कुछ तो वसूलूँगी, तो अब मैं उसको बोलूँगी अब तू मेरे को टेनेंसी प्रीमियम दे। तो उन लोग ये बोलते हैं कि ये जो टेनेंसी प्रीमियम वगैरह होता है ना, दिस इज़ नथिंग बट एज गुड एज योर रेंट। तो ये रेंट है तो ये GST के परव्यू में आएगा एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर। नेक्स्ट हमने शेड्यूल 3 पढ़ा था। शेड्यूल 3 मतलब नेगेटिव लिस्ट, मतलब वो GST नहीं लगता उस पर।
सबसे पहले हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉई पढ़ा थे कि अगर वो कुछ भी अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दे रहा है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। फिर उसमें हमने पढ़ा था प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गया, कैजुअल वर्कर्स, डेली वर्कर, ये सिक्योरिटी वाले इंसान लोग सब लोग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि मेरा बॉस मेरे को बोलता है कि तुम मेरा आके रिटर्न फाइल कर, तो मैंने उसको बोला ठीक है मैं आऊँगी सैटरडे संडे को, लेकिन इसके लिए मैं तेरे से अलग से चार्ज करूँगी 5,000 6,000 रुपया। तो वो मेरे को बोला ठीक है। तो अभी ये जो मैं उसको सर्विस दे रही हूँ, मैं उसका पर्सनल काम कर रही हूँ जाके, तो ये क्या मेरे एम्प्लॉयमेंट में कवर होता है? नहीं, ये मेरे एम्प्लॉयमेंट में कवर नहीं होता, तो ये सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोर्ट ट्राइब्यूनल वगैरह कुछ भी सर्विस देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, मतलब वो सप्लाई नहीं है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था ये एमपी एमएलए, ये लोग इलेक्ट हो जाते हैं, फिर लोग पार्लियामेंट में जाके वो डेस्क बजाते रहते हैं, तो उसके लिए उनको चार्जेस मिलता है, तो वो चार्जेस भी सप्लाई काउंट नहीं होगा। फिर अगर कोई पर्सन है जो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जैसे अपने प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, कोई लोकसभा वगैरह के स्पीकर्स हो गए, तो इन लोग को जो चार्जेस वगैरह मिल रहा है उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कोई भी एक बॉडी का चेयरपर्सन है एंड वो ऐसी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी और अथॉरिटी ने इस्टेब्लिश किया है। फॉर एग्जांपल अपना आईसीएआई पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर है, तो आईसीएआई का जो चेयरपर्सन है अगर वो आईसीएआई के रिलेटेड कुछ ड्यूटीज़ दे रहा है तो वो सप्लाई काउंट नहीं है। क्लियर? फिर ये फनरल वगैरह का कोई भी सर्विसेज है उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड नेक्स्ट हमने बिल्डिंग के केस में पढ़ा था सब्जेक्ट टू पैरा 5B, मतलब कि अगर आपने ओसीसीसी के बाद में कंसिडरेशन मिला तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट हमने एक्शनेबल क्लेम्स पढ़ा था कि एक्शनेबल क्लेम्स में सिर्फ 3 ही चीज़ पे जीएसटी आएगा, वो क्या था? लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। एंड वो भी इस पर जीएसटी क्या बोल के आएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स क्यों? क्योंकि एक्शनेबल क्लेम्स किसके डेफिनेशन में आता है? एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स के डेफिनेशन में आता है। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अभी इसमें हमने पढ़ा था कि 2 लोग नोटिफाइड है, वो कौन थे? सबसे पहला था अपना ये पंचायत था और म्यूनसिपैलिटी था। तो अगर ये लोग कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें फंक्शन, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर इन लोग एज पंचायत और म्यूनसिपैलिटी कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइटिंग हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया, तो उन सारी चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर हमने एक सर्कुलर पढ़ा था कि ये मैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के लिए गुड्स भेजने के लिए मैं ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल यूज़ कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी टाइप के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से जो गुड्स जा रहा है गुड्स पे जीएसटी लगेगा। फिर इसमें एक और पॉइंट था रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। उसमें क्या बोला है? सपोज मैं मेरा गाड़ी भेज रही हूँ बॉम्बे से, महाराष्ट्र से गुजरात, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए, तो वो गाड़ी पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन रिपेयर्स मेंटेनेंस का जितना खर्चा हो रहा है उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट फिर उन्होंने एक और सर्कुलर लेके आए थे, वो क्रेन्स वगैरह के लिए। इन शॉर्ट उन्होंने बोल दिया था कि तो ऑल गुड्स ऑन व्हील्स, मतलब जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं उन्होंने सब कुछ जिसपे व्हील्स होते हैं वो उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया था। फिर लास्ट हमने पढ़ा था सेक्शन 8, यहाँ तक अपना सेक्शन 7 ख़त्म हुआ था। फिर हमने लास्ट सेक्शन स्टार्ट किया था, दैट वाज सेक्शन नंबर 8, वो था कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। अभी कॉम्पोजिट सप्लाई क्या था? उसमें था 2 और मोर सप्लाईज होना चाहिए, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, इट शुड बी इन कंजंक्शन विद ईच अदर, इट शुड बी इन कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड इतने सारे सप्लाईज में से एक क्या रहेगा? एक रहेगा आपका प्रिंसिपल सप्लाई। एग्जाम्पल टीचिंग सर्विस प्लस नोट्स। करेक्ट? फिर इसमें एक और चीज़ जो हमने पढ़ा था वो ये था कि इसमें टैक्स कैसे लगेगा। तो इसमें टैक्स लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। करेक्ट? फिर उसके बाद में हम आए थे मिक्स सप्लाई पे। मिक्स सप्लाई में क्या पढ़ा था हमने कि मिक्स सप्लाई में भी सेम बहुत सारे सप्लाईज होते हैं, लेकिन वो सप्लाईज ऐसे होते हैं जो कि हम इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं,
एंड वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होता, वो कॉम्पोजिट भी नहीं होता। एंड मिक्स सप्लाई में फिर हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि मिक्स सप्लाई टैक्स कैसे होएगा। मिक्स सप्लाई टैक्स होएगा एज पर द हाईएस्ट टैक्स रेट। मतलब मानो मैं आपको कोई दो चीज़ साथ में बेच रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर बेच रही हूँ और बॉटल्स बेच रही हूँ, और बॉटल्स पे टैक्स लगता है 18% और मानो रेफ्रिजरेटर पे टैक्स लगता है 28%। तो मेरे सारे प्रोडक्ट्स कितने पे टैक्स होंगे, सारे प्रोडक्ट्स 28% पे ही टैक्स होंगे। क्लियर। मतलब मिक्स सप्लाई में कुछ भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होता, कुछ भी नेचुरली बंडल्ड कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर वो नेचुरली बंडल्ड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉम्पोजिट सप्लाई। फिर हमने कॉम्पोजिट, ये तो आपका मिक्स सप्लाई हुआ। कॉम्पोजिट सप्लाई में हमने 3-4 सर्कुलर्स देखे थे। उसमें सबसे पहला सर्कुलर क्या था कि आपको कुछ प्रिंट करवाना था, तो आप वो कंटेंट पेन ड्राइव में लेके मेरे पास आए, मैंने मेरा पेपर यूज़ किया एंड मैंने प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। तभी ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रिंटिंग का सर्विस दिया है। सेकेंड हमने एग्जाम्पल दिया था वो कॉलेज फेस्ट का। आप मेरे पास आए, आपने बोला कि आपको टी शर्ट्स चाहिए। टी शर्ट्स तो चाहिए लेकिन प्लेन टी शर्ट नहीं चाहिए, उस पर आपको आपका कॉलेज का लोगो भी प्रिंट करवाना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको टी शर्ट्स भी दूंगी, मैं आपको लोगो भी प्रिंट करके दूंगी। तो इसमें मेरा मेन सप्लाई क्या था, मेन सप्लाई वॉज गिविंग द टी शर्ट। तो ये क्या ट्रीट होगा, ये ट्रीट होगा एज सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था बस बॉडी बिल्डिंग। उसमें तो जीएसटी लॉ खुद ही बोलता है कि हमें हर सर्कमस्टेंसेस पे बेस करके डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमने रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स पढ़ा था। उसमें हमने दो केस पढ़ा था कि सबसे पहला केस ऐसा था कि आपके पास ओल्ड टायर्स है, आपसे उसको लेके जा रहे हो, आप उसको ठीक करवा रहे हो, तो वो क्या काउंट होएगा, वो काउंट होएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड सेकेंड केस ऐसा था कि आपके पास में टायर्स है ही नहीं, आप सीधा गैराज वाले के पास गए एंड आपने उसको बोला कि मेरे को कोई तो रीथ्रेडेड टायर्स तू दे दे। तो वो केस में वो ना आपको पूरा का पूरा टायर सप्लाई कर रहा है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। करेक्ट। फिर नेक्स्ट हमने मिक्स सप्लाई पढ़ा था, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। एंड ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है ये पॉइंट 5, दिस इज योर फुल रिविजन ऑफ योर चैप्टर नंबर। ठीक है। सो वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 2। अभी नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे टेस्ट योर नॉलेज। ओके, चलो।